हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जीएस3 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल है इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम मस्ट बैलेंस एनर्जी सिक्योरिटी विथ रिसोर्स एफिशिएंसी, फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कि हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ये एनर्जी सिक्योरिटी को भी देखे, एनर्जी सिक्योरिटी को बैलेंस करना चाहिए किसके साथ, रिसोर्स एफिशिएंसी, फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कंज्यूमर वेलफेयर क्रिटिकली एग्जामिन। मतलब हमें जहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन आ रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है। तो पहले ये इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में देते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी इंडिया में आप सबको भी मालूम होगा कि E20 E10 और हम अब 100% ब्लेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। और देश के डिफरेंट साइड से, डिफरेंट रीजन से अलग अलग खबरें आ रही हैं कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ओके, तो हमें देखना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में क्या क्या प्रॉब्लम या फिर क्या क्या बेटरमेंट हम कर सकते हैं, क्या क्या इशू है, क्या क्या हम मतलब उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड टू अचीव 20% ब्लेंडिंग टारगेट बाय 25-26। ठीक है, और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्यों आया? इट एम्ड एट रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, जैसे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा ऑयल, उसे जैसे हम बंद कर दें। फिर एंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, अपना एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। फिर प्रोमोटिंग क्लीनर इंडिजीनियस एंड सस्टेनेबल एनर्जी, ये है हमारा एम ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम करेंगे कि मेरिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग का मेरिट्स क्या है। ठीक है, मेरिट्स देखो, पहली बात तो एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगा। देखो एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगा, रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट, कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ज़्यादा तेल का। ठीक है, इंसुलेट्स इंडिया फ्रॉम ग्लोबल प्राइस शॉक्स एंड सप्लाई डिसरप्शन। अगर ग्लोबल लेवल पे प्राइस का कुछ शॉक मतलब फ्लक्चुएशन हुआ या फिर कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, जैसे कि हमने देखा कि वेस्ट एशिया में फाइट हुआ तो सप्लाई चेन एक ब्रेक हो गया, तेल पहुंचना मुश्किल हो रहा है, उस ऐसे कंडीशन पे इंडिया विल बी इंसुलेटेड। वर्ड कैसे दिया जा रहा है देख रहे हो, इंडिया विल बी, इट विल इंसुलेट इंडिया फ्रॉम ग्लोबल प्राइस शॉक्स एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारा मेंटेन हो गया। फिर फार्मर्स इनकम, फार्मर्स को एक एडिशनल सोर्सेस मिल जाएगा, जैसे कि प्रोवाइड एन एडिशनल एंड एश्योर्ड मार्केट फॉर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, मेज एंड डैमेज्ड फूड ग्रेन, एनहांसिंग रूरल इनकम। तो फार्मर्स को अगर बोला जाएगा कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आपको इतना इतना जो चीज़ें देना है या फिर जो क्रॉप्स शुगर केन आपको देना है, सो दैट कि इससे इथेनॉल प्रोडक्शन होगा। और भारी मात्रा में जब इथेनॉल प्रोडक्शन होगा तब फार्मर्स का भी फायदा है, उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स मिलेगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है? एनवायरमेंटल बेनिफिट ये है कि क्लियर बर्निंग फ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग से आपको एमिशन कम जाएगा, तो आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी घट जाएगा। फिर बेसिकली प्रमोशन ऑफ 2G इथेनॉल। देखो इथेनॉल सेकंड जनरेशन इथेनॉल, देखो जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है वो फूड क्रॉप से बनता है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल है वो फूड क्रॉप के रेसिड्यू से बनता है। जो चीज़ बच जाता है, जैसे कि जो स्टबल बच जाते हैं धान काटने के बाद, वो मिट्टी में थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, तो जो भी रेसिड्यू है, बचा कुचा पार्ट जो कि वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, उससे बनता है सेकंड जनरेशन फ्यूल और इथेनॉल। तो क्या बोला कि प्रमोशन ऑफ 2G इथेनॉल यूटिलाइजेस क्रॉप रेसिड्यू, एग्री वेस्ट एंड फॉरेस्ट बायोमास, reduces डबल बर्निंग एंड प्रमोट सर्कुलर बायो इकोनॉमी। तो ये जो 2G इथेनॉल का हम प्रमोट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, स्टबल बर्निंग घट जाएगा। पंजाब और हरियाणा उस साइड में क्या कर रहे थे लोग, आफ्टर देयर हार्वेस्टिंग उसे आग लगा देते थे, जो कि भारी मात्रा में क्या CO2 रिलीज होता था। ठीक है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा था। अगर हम 2G इथेनॉल को प्रमोट करें तो फिर वो जो स्टबल बर्निंग का केस भी हट जाएगा। और ये जो चीज़ों को फिर से हमें रीयूटिलाइज रिसाइकल करने को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, और प्रमोट्स बायो सर्कुलर बायो इकोनॉमी हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो अब कि डिमेरिट क्या है। डिमेरिट पहला है फूड सिक्योरिटी कंसर्न। क्या है? फूड सिक्योरिटी कंसर्न, कि अगर हाँ, अगर 1G इथेनॉल पे ज़्यादा तुम भरोसा करोगे तो इथेनॉल मेकिंग को सारा फूड क्रॉप्स वहाँ चला जाएगा, फूड जो खाने का फूड है वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा। कंज्यूमर्स कॉस्ट, अगर हायर ब्लेंडिंग हुआ, ठीक है, हायर ब्लेंडिंग लेवल कैन इंक्रीज प्रोडक्शन लॉजिस्टिक कॉस्ट। अगर तुम ज़्यादा ब्लेंडिंग करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसे रखने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर ये सब कॉस्ट बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली ऑयल का प्राइस भी बढ़ेगा, तो ये कंज्यूमर के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। तीसरी बात, फार्मर वेलफेयर इशू। सिर्फ फार्मर
जो हैं, वहाँ पे क्या फार्मर्स को सिर्फ़ आप अगर दे दोगे क्रॉप के बदले उन्हें कुछ पैसा दे दोगे, तो क्या फार्मर्स का बेनिफिट हो जाएगा? नहीं, इंडियन सोसाइटी में फार्मर्स का और भी बड़ा इश्यू है। हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। इट ओनली बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी सपोर्ट फार्मर्स विल नॉट गेट बेनिफिटेड। तो हमें जो प्राइस सपोर्ट दैट विल अलोन नॉट एड्रेस द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। क्या-क्या है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस फार्मर्स के लिए? इनएडिक्वेट इरिगेशन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, लिमिटेड मार्केट एक्सेस और वीक वैल्यू चेन, ये सब है। और रीजनल डिस्पैरिटी है। मतलब क्या है? ये तो पहले सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारा इनएडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम है, जैसे कि हमारा इरिगेशन सिस्टम सही नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी फार्मर्स के पास हो रहा है। तो फिर लिमिटेड मार्केट एक्सेस, फार्मर्स के लिए मार्केट अच्छा नहीं है। फिर दूसरे हम देखते हैं वीक वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, की उनका जो वैल्यू एडिशन होता है कि प्रोडक्शन हो रहा है, फिर फार्मर्स के पास पैकेजिंग या फिर प्रोसेसिंग वाला सीन नहीं है, उनके पास वो सब फैसिलिटीज़ नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, जैसे कि हम पंजाब हरियाणा के फार्मर्स अगर देखेंगे, दे आर मोर रिच एज़ कंपेयर टू द फार्मर्स ऑफ ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न इंडिया। सो ये सब मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सिर्फ इथेनॉल से हम बोलेंगे कि फार्मर्स का वेलफेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक डिमेरिट है। फिर एनवायरमेंटल कंसर्न, अगर हम शुगरकेन जैसे क्रॉप्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, देन दैट इज़ ए वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अब हम देख रहे हैं कि वाटर क्राइसिस इंडिया में शुरू हो चुका है, तो शुगरकेन बेस्ड इथेनॉल इंक्रीजेस वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, तो ये वाटर स्कैरसिटी को भी पैदा कर सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। कंक्लूजन में क्या देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग इज ए स्ट्रेटेजिक स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड लो कार्बन फ्यूचर। हाउएवर, हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, इट विल ऐड टू आवर नेट जीरो टारगेट बाय 2070, कि 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है, मतलब जीरो कार्बन एमिशन करना है। तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होगा, लोअर कार्बन फ्यूचर। हाउएवर, इंडिया मस्ट एडॉप्ट ए बैलेंस्ड अप्रोच। हमें प्रायोरिटाइज करना है 2G इथेनॉल, रीजन स्पेसिफिक फीडस्टॉक प्लानिंग करना है, एफिशिएंट रिसोर्स यूज करना है और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सेफगार्ड करना है, सो दैट एनर्जी सिक्योरिटी गो हैंड इन हैंड विथ फूड सिक्योरिटी। कि एनर्जी सिक्योरिटी को हम मेंटेन करते करते फूड सिक्योरिटी को ना भूल जाए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ना भूल जाए और इन द एंड कंज्यूमर का वेलफेयर हम ना भूल जाए। तो दिस मच फॉर टुडे। ये क्वेश्चन अभी आप लिखने की कोशिश करो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में। आप देखो कितने पॉइंट्स आप रिटेन कर पाए। थैंक यू।